हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम। प्रोनाउंस को बोलते हैं सर्वनाम। बच्चों, प्रोनाउंस को सीखने के पहले आपको नाउन को सीखना होगा। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रोनाउन क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा है, जो नाउन है, उसके स्थान पर जिन शब्दों को यूज किया जाता है उन्हीं शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे निधि इज ए डॉक्टर। निधि निधि डॉक्टर है। निधि मार्केट जाती है। निधि पेशेंट का इलाज करती है। निधि के पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। निधि के पास 10 लोगों की टीम है। निधि कहीं पे जा रही है। तो हमने निधि 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 बोला। तो जहां पर हम किसी भी नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो थोड़ा इरिटेटिव होता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो इसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए जिन वर्ड का यूज किया जाता है उनको प्रोनाउन बोलते हैं। यानी कि जो नाउन होता है, तो इस नाउन के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रोनाउन की आवश्यकता क्या हुई। दोस्तों, जैसे हमने बोला निधि घूमने जाती है, निधि खाना खाती है, निधि की हॉस्पिटल है, निधि के पास 10 लोगों की टीम है। तो बार बार हमने रिपीट किया, एक ही वर्ड को हमने बार बार बोला। तो इस वर्ड से बचने के लिए, इस रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी कि इसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो उन शब्दों को हम सर्वनाम बोलेंगे। जैसे इसे और डिटेल में समझते हैं। निधि इज अ डॉक्टर। तो जो निधि वर्ड है ये है नाउन। ये क्या है? नाउन। अब नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ? सी इज अ डॉक्टर। निधि इज ए डॉक्टर, निधि डॉक्टर है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? निधि एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे हमने यूज किया सी का। तो सी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्योंकि सी का यूज हमने निधि के स्थान पे किया। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, निधि इज ए डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर। दोनों का सेम मीनिंग है। अतः ये यहाँ पे हमने जो सी का यूज किया वो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है। रजत इज प्लेइंग क्रिकेट। रजत क्रिकेट खेल रहा है। तो रजत यहाँ पे हो गया नाउन। रजत को हम बोलेंगे नाउन। और इस नाउन के स्थान पर यानी कि रजत के स्थान पर हमने ही का प्रयोग किया। तो जो ही है वो हो गया प्रोनाउन। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो बच्चों, आशा करता हूं आपको प्रोनाउन की परिभाषा समझ में आई होगी। इसको एक बार और देखते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा है, इन संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का यूज किया जाएगा उन शब्दों को हम प्रोनाउन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोनाउन 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इनको आपको एज इट इज याद करना है। दूसरा होता है पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। इनको आगे हम डिटेल में देखेंगे, अतः आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनको बोलते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इस प्रकार से इंग्लिश में 6 प्रोनाउंस होते हैं। आगे हम इनको डिटेल में देखने वाले हैं। बच्चों, हमने पहला प्रोनाउन सीखा पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा क्या है? अ प्रोनाउन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड अ पर्सनल प्रोनाउन। दीज प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड एज द सब्जेक्ट एज वेल एज द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी कि यदि हिंदी में बात करें, व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये सर्वनाम वाक्य में कर्ता और कर्म की तरह प्रयोग में आते हैं। अब आपको समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है उसका यूज कहाँ पे किया जाएगा? यदि किसी व्यक्ति की जगह किसी प्रोनाउन का यूज किया जाए, किसी वस्तु की जगह किया जाए, किसी जानवर के नाम के स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया जाए, तो उस प्रोनाउन को हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक सर्वनाम, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज होंगे?
ये सब्जेक्ट के रूप में यानी कि कर्ता के रूप में और कर्म की तरह प्रयोग में आते हैं। यानी कि इनको सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है और इनको ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। पर्सनल प्रोनाउन हैज 3 पर्सन। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं। कौन कौन सी थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये 3 पुरुष इसमें होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सी वर्ड आएंगे? आई, वी, मी, अस, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में होता है यू और थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, हर, हिम, दे, देम। तो इस प्रकार से जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसमें 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई यानी मैं, वी यानी हम, मी यानी मुझे, अस यानी हमें। तो इस प्रकार से ये जो वर्ड हैं ये फर्स्ट पर्सन के तहत आते हैं, यू सेकंड पर्सन के तहत आता है, ही, सी, इट, हर, हिम, दे, देम थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब इसकी यहाँ पर एक टेबल भी दी गई है, इसको आपको लर्न करने की आवश्यकता है। जैसे पर्सन कौन से थे? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होगा? आई होगा और प्लूरल क्या होगा? वी होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी कि किसी प्रोनाउन को यदि सब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो तो वहां पे हम लिखेंगे आई और प्लूरल में हम लिखेंगे वी। इसी प्रकार से किसी प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो तो सिंगुलर में लिखेंगे मी और प्लूरल में लिखेंगे अस। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, एक बार मैं फिर बताता हूँ। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आई और वी होते हैं। तो जहां भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के स्थान पर हम आई और वी का यूज करेंगे। जहां पर एक वचन यानी सिंगुलर होगा वहां पे हम आई का यूज करेंगे और जहां भी सब्जेक्ट बहुवचन होगा वहां पे हम वी का यूज करेंगे। इसी प्रकार से जो सब्जेक्ट होता है तो उसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो यदि ये फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो फिर आई के स्थान पर हम मी का यूज करेंगे एक वचन में और वी के स्थान पर अस का यूज करेंगे बहुवचन में। तो अब आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। जो सेकंड पर्सन होते हैं वो होता है यू। तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम यू का यूज करेंगे और इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। यानी कि जब हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे वहां भी यू लिखेंगे और वो ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम यू ही लिखेंगे। जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, सी, इट, ही, सी, इट। जो ही होता है उसको मेल यानी कि पुरुष के लिए यूज किया जाता है, जो सी होता है उसको फीमेल के लिए यूज किया जाता है और जो इट होता है वो ना तो पुरुष के लिए ना ही महिला के लिए यूज किया जाता है, ये कॉमन यूज किया जाता है यानी कि न्यूट्रल होता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। सब्जेक्ट के रूप में हमने लिखा ही तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे हिम। इसी प्रकार से सब्जेक्ट में हमने लिखा सी तो वो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे हर। इट का होगा इट और प्लूरल में होता है दे का हो जाएगा देम। तो आशा करता हूं बच्चों ये टेबल आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, हम पिकनिक पर जा रहे हैं। तो जो वी वर्ड है ये हो जाएगा हमारा सर्वनाम। गिव मी द बुक, मुझे एक किताब दो, मी हो जाएगा सर्वनाम। दे आर माई फ्रेंड, दे हो जाएगा सर्वनाम। द टीचर गेव हिम अ पेंसिल, हिम हो जाएगा सर्वनाम। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पे जा रहे हो, यू हो जाएगा सर्वनाम। तो इस प्रकार से बच्चों आप सर्वनाम के एग्जाम्पल देख सकते हो। अब हम बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। अ प्रोनाउन दैट शोज पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड अ पजेसिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम से किसी अधिकार का बोध होता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे आपको यह समझने की आवश्यकता है कि अधिकार क्या होता है। जैसे मेरा पेन, किसका पेन? मेरा पेन। आपकी बुक, आपकी किताब। तो यहाँ पे हम उसके ऊपर अधिकार दिखा रहे हैं कि पेन मेरा है, किताब आपकी है, मोबाइल मेरा है, माई मोबाइल, माई पर्स, माई बैग, माई टेबल। तो इस प्रकार से यहाँ पे किसी न किसी शब्द का अपने से अधिकार जुड़ा होता है, वो अपने से संबंध रखते हैं, इसलिए इसको पजेसिव प्रोनाउन बोला जाता है। तो अब यहाँ पे हम पजेसिव प्रोनाउन के उदाहरण देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था हमने, अब इसका पजेसिव हम बनाएंगे। हमने देखा था आई, आई यानी मैं, तो ये तो हो गया पर्सनल प्रोनाउन। अब इसका पजेसिव कैसे बनाएंगे? इसका बनेगा माइन, मेरा। यू का बनेगा योर्स,
आपकी किताब, जैसे योर्स बुक आपकी किताब, ही यानी वह, हिज यानी उसका, जैसे हिज बुक उसकी किताब, सी का बन जाएगा हर्स, हर्स पेन उसका पेन, वी का बन जाएगा अवर्स, अवर्स मोबाइल हमारा फोन, यू योवर्स, योवर्स वॉच आपकी घड़ी, दे का बन जाएगा देयर्स। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो ये पर्सनल प्रोनाउन है और इनके बेस पर हमने इनका पजेसिव प्रोनाउन बनाया। अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। तो इस किताब का संबंध किससे है? मेरे से है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। द ब्लू शर्ट इज योर, नीली शर्ट आपकी है, तो इस शर्ट का संबंध किससे है? आपसे है। द क्यूट केट इज हर्स, ये क्यूट सी बिल्ली उसकी है, तो बिल्ली का संबंध किससे है? उससे है, तो ये हर पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। वेयर इज हिज, उसका कहाँ पे है? तो ये तो मेरा पेन है और उसका पेन कहाँ पे है? तो जो हिज वर्ड है ये भी पजेसिव प्रोनाउन है। द हाउस इज देयर, घर उनका है, तो जो देयर्स वर्ड है ये भी पजेसिव प्रोनाउन है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा पजेसिव प्रोनाउन। अब हम सीखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी भी हम परिभाषा देख लेते हैं। अ प्रोनाउन दैट पॉइंट आउट दैट समथिंग इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि जिन सर्वनाम का प्रयोग किसी की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। संकेत यानी कि हम किसी चीज को इंडिकेट करेंगे, तो जिन वर्ड का यूज हम इंडिकेट करने के लिए करते हैं इन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन विच इज नियर, एक वचन तथा पास के संज्ञा शब्द के लिए दिस का भी यूज किया जाता है। यानी कि हमने क्या, दिस, देट, दीज, दोज, ये चारों शब्द क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दिस का यूज किसके लिए किया जाएगा? दिस का यूज किया जाएगा सिंगुलर नाउन के लिए जो पास में हो। तो जो सिंगुलर नाउन होता है यानी कि एक वचन तथा पास के शब्दों के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। देट इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन देट इज फार, एक वचन तथा दूर के संज्ञा शब्द के लिए देट का यूज किया जाएगा। यानी कि जो कोई चीज हमारे पास है उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे और जो चीज हमसे दूर है उसके लिए हम देट का यूज करेंगे। तो दोनों का यूज ही एक वचन में किया जाता है। पास की वस्तुओं के लिए दिस का यूज किया जाएगा, दूर की वस्तुओं के लिए दूर की वस्तुओं के लिए देट का यूज किया जाएगा। देयर इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन विच इज नियर, बहुवचन तथा पास के लिए दीज का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन में हमने देखा दिस का यूज करेंगे और बहुवचन में हम दीज का यूज करेंगे। तो जो पास की वस्तु है उसके लिए दिस और जो पास की बहुवचन है उसके लिए दोज, उसके लिए दीज। दोज इज यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन विच इज फार, बहुवचन तथा दूर के संज्ञा शब्दों के लिए दोज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो बहुवचन भी हो और दूर भी हो तो उनके लिए यूज करेंगे दोज। तो हमने यहाँ पे चार वर्ड देखे, दीज, देट, दिस, देट, दीज, दोज। तो दिस का प्रयोग करेंगे पास की वस्तु के लिए एक वचन के लिए, देट का यूज करेंगे दूर की वस्तु के लिए एक वचन के लिए। अब कोई वस्तु जो पास में है अगर उसमें बहुवचन के लिए यूज करना हो तो दिस की जगह हम यूज करेंगे दीज का। इसी प्रकार से कोई वस्तु दूर है लेकिन वो बहुवचन है तो देट की जगह उसमें यूज करेंगे दोज का। इसे भी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दिस इज माई न्यू ड्रेस, ये मेरे नए कपड़े हैं। ये एक वचन है पास में है तो हमने दिस का यूज किया। देट इज द रेड कार, कार वो लाल गाड़ी है, वो रेड कार है। तो ये एक वचन तो है लेकिन दूर है तो हमने देट का यूज किया। दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे हैं बहुवचन हैं पास में खेल रहे हैं दीज का प्रयोग। दोज आर ट्विंकलिंग स्टार्स, स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं बहुवचन होते हैं तो दोज। दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है एक वचन है पास में है तो दिस का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से जो वस्तु पास में हो वहां पे दिस और दीज का यूज करते हैं, जो वस्तु दूर हो वहां पे देट और दोज का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखे जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इनका यूज हम किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए करते हैं। अब मुझे आप बताओ जो चीज पास में है उसके लिए दिस का यूज करेंगे देट का यूज करेंगे, उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे। जो चीज दूर है उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे देट का यूज करेंगे, उसके लिए हम देट का यूज करेंगे। जो चीज पास है उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे।
इसी प्रकार से जो दूर हैं उसके लिए दैट का यूज करेंगे, जो पास हैं उसके लिए दिस का यूज करेंगे। दूर के लिए दोज, पास के लिए दीज, दूर के लिए दोज, पास के लिए दिस, दूर के लिए दैट। दैट इज ए हैप्पी फिश। तो इस प्रकार से हम दिस का और दैट का, दीज का और दोज का यूज करेंगे। चौथा हमारा प्रोनाउन है एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसकी भी हम परिभाषा देखते हैं। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू से समथिंग व्हिच इज एम्फेसिस इज नोन एज एम्फेटिक प्रोनाउन। यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी बात को दृढ़ता से करने के लिए किया जाता है उसे दृढ़तावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ। तो जहां भी सेल्फ का यूज होता है वो सब क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि इस प्रकार के प्रोनाउन में किसी बात को दृढ़ता से बताया जाता है। जैसे आई माई सेल्फ, मैंने स्वयं, सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। तो किसने सॉल्व किया, मैंने सॉल्व किया। तो मुझे बताया गया है दृढ़ता से कि मैंने ही सॉल्व किया है। तो इस प्रकार के प्रोनाउन को हम बोलते हैं इम्पेटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि दृढ़तावाचक सर्वनाम। आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दिस, उसने स्वयं। द चिल्ड्रेन देमसेल्फ, बच्चे स्वयं। यू योरसेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, ही बोट हरसेल्फ अ साड़ी। तो इस प्रकार से माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, ये सारे के सारे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दी गई है, जो प्रोनाउन है उनसे हम एम्पेटिक प्रोनाउन बनाएंगे। जैसे आई से बन जाएगा माई सेल्फ। वी का बन जाएगा अवर सेल्फ। ही का बन जाएगा हिम सेल्फ। सी का बन जाएगा हर सेल्फ। यू का बनेगा योर सेल्फ। दे का बनेगा देम सेल्व्स। इट का बनेगा इट सेल्फ। इस प्रकार से इस टेबल को आपको सीखने की आवश्यकता है, लर्न करने की आवश्यकता है। अब हम सीखने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉलो एंड डिस्क्राइब अ नाउन। यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा को एक वाक्य समूह से जोड़ता है जो उस संज्ञा के बारे में कुछ जानकारी देता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो रिलेटिव, यानी कि उसका उससे कोई ना कोई संबंध है। तो किसी नाउन से किसी वर्ड का कोई ना कोई संबंध होगा, तो जो संबंध वाले वर्ड होंगे वही प्रोनाउन क्या कहलाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, हु, व्हेन, विच, हुज, दैट। तो ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा से जोड़ते हैं, एक संज्ञा को दूसरे वाक्य से कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे इनको भी हम डिटेल में देखते हैं। हु इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग एज ए सब्जेक्ट फॉर्म। हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए कर्ता के स्थान पर किया जाता है। तो जो व्यक्ति होगा उसके लिए यूज करेंगे हु का, किसके स्थान पर, कर्ता के स्थान पर। जैसे द गर्ल हु इज डांसिंग इज माई फ्रेंड, लड़की जो डांस कर रही है मेरी फ्रेंड है। आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला जो क्रिकेट खेल रहा था। तो हु का प्रयोग करेंगे व्यक्ति के लिए और कर्ता के स्थान पर, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर। होम का प्रयोग करेंगे ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो हु का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के लिए, होम का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म के लिए। द मैन होम यू हेल्प इज माई फ्रेंड, आदमी जिसकी आपने हेल्प की मेरा अंकल है। विच इज यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल्स एज बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए किया जाता है, कर्ता के रूप में किया जाता है, कर्म के रूप में किया जाता है। यानी कि जो विच होगा उसका प्रयोग हम वस्तुओं के लिए भी करेंगे, उसका प्रयोग हम जानवरों के लिए भी करेंगे। विच का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी करेंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में भी करेंगे। जैसे द कैट विच इज व्हाइट इन कलर इज माइन, तो जो बिल्ली है जो सफेद कलर में है वो मेरी है। आई लाइक द ड्रेस विच यू गिव मी, मैं उस ड्रेस को पसंद करता हूँ जो आपने मुझे दी थी। तो यहाँ पे जो विच है वो कौन सा प्रोनाउन है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हुज इज यूज्ड फॉर पीपल एंड एनिमल एज पॉजेसिव फॉर्म। हुज का प्रयोग व्यक्तियों तथा जानवरों के लिए संबंध के रूप में किया जाता है। दिस इज द बॉय हुज फादर इज ए डॉक्टर, यह वो लड़का है जिसके पापा क्या हैं, डॉक्टर हैं। तो किसके लिए किया जाएगा, व्यक्तियों के लिए भी किया जाएगा, जानवरों के लिए भी किया जाएगा, लेकिन कोई ना कोई संबंध बताया जाएगा। देट का प्रयोग व्यक्तियों, जानवरों तथा वस्तुओं के लिए कर्ता तथा कर्म के रूप में किया जाता है। तो देट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाएगा, जानवरों के लिए, वस्तुओं के लिए कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप रिलेटिव प्रोनाउन को सीख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हु, विच, हुम, हुज, व्हाट आर सम ऑफ द मेन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो हु, विच, हुम, हुज, व्हाट ये कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। जैसे हु कॉल्ड माय नेम, मुझे किसने बुलाया। विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। होम इज लिविंग विद, वो किसके साथ रह रहा है। हुज हाउस इज दैट, वो अगर किसका है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं इनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने सीखा सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या होते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं उनको कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो बच्चों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो बच्चों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।